Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल मैंने स्टैटिस्टिक्स की एक सीरीज को शुरू किया हुआ है. जितना भी स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स के लिए रेलेवेंट है और इकोनॉमिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, नेट, सीटेट, सेट, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए मेरा कोर्स रेलेवेंट होता है. फिलहाल इस सीरीज में मैंने सेंट्रल टेंडेंसी को कवर करा दिया है. सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मैंने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मॉड और मीडियन को कवर कराया है. डिस्पर्जन के अंदर मैं रेंज, क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और लास्ट वीडियोस में मैं अपने स्क्यूनेस को कंप्लीट करा चुकी हूँ. आज की इस वीडियो में मैं क्वार्टेसिस को कंप्लीट कराने वाली हूँ. क्वार्टेसिस इस पूरी वीडियो में हम समझेंगे कि क्वार्टेसिस क्या होता है, क्वार्टेसिस को कैलकुलेट कैसे करते हैं और फिर बाद में दो एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझेंगे कि अगर हमें कोई डेटा सेट गिवन है तो उसमें क्वार्टेसिस कैसे निकालते हैं. आज की इस वीडियो के साथ जितना भी हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है वो कंप्लीट हो जाएगा. यानी कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का ये लास्ट वीडियो है और इसके बाद में जो हम शुरू करेंगे वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को शुरू करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि सैम्पलिंग कैसे की जाती है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस कौन से होते हैं, जिसके अंदर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग और जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और एक एडवांस लेवल के स्टैटिस्टिक्स को पढ़ेंगे. आज के इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वाइंड अप हो जाएगा. देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि क्वार्टेसिस होता क्या है. मैंने आपको बताया था कि जब सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाया था कि सेंट्रल टेंडेंसी से हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें कोई एक डेटा सेट गिवन है जिसके अंदर 100 ऑब्जर्वेशन है, उन 100 ऑब्जर्वेशन को सम अप करने के लिए कोई अगर हमें एक डेटा पॉइंट मिल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब कि वो एक ऐसा पॉइंट जो हमें रफली पूरे डेटा सेट का आइडिया दे दे, उसे हम क्वार्टेसिस बोलते हैं. उसके बाद में हमने देखा डिस्पर्जन. डिस्पर्जन के अंदर हमने क्या समझने की कोशिश की कि जो हमें डेटा गिवन है, यानी कि ये जो 100 ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन थी वो कितनी स्कैटर्ड हैं, कितनी दूर दूर हैं या फिर कितनी पास पास हैं. उसके बाद में हमने स्क्यूनेस को पढ़ा. स्क्यूनेस के अंदर हमने पढ़ा कि जो हमारा डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर उसमें किसी पर्टिकुलर पॉजिटिवली स्क्यूनेस है या नेगेटिवली स्क्यूनेस है. यानी कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, जो ये 100 ऑब्जर्वेशन है, इन 100 ऑब्जर्वेशन में क्या किसी की तरफ इंक्लिनेशन है या फिर इंक्लिनेशन नहीं है. इतना सब कुछ क्लियर होने के बाद भी इस तरीके से हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनता है. इसमें कोई भी स्क्यूनेस नहीं है, जितना इधर एक्सटेंडेड है उधर ही इतना एक्सटेंडेड है. लेकिन फिर भी हम ये नहीं बता सकते कि हमें कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया नहीं हो सकता. ठीक है, जैसे कि ये फिगर है, इसमें मीन, मोड, मीडियन तीनों एक जगह पे होते हैं. ये देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है. मान लीजिए एक तरीके से जो सिमेट्रिकल है, मीन, मोड, मीडियन जो है उनका एक ही रेंज पर है, लेकिन ये कर्व तीनों सेम तो नहीं है ना. अगर आप इनको पिक्टोरियल ग्राफी में देखें या इनका पिक्चर देखें तो क्या ये तीनों ग्राफ सेम है? ए जो कर्व है, जो बी कर्व है, जो सी कर्व है, क्या ये सेम है? ये सेम नहीं है. लेकिन इनका जो मीन है, इनका जो मोड है, इनका जो मीडियन है वो एक जैसा आ सकता है. क्वार्टेसिस जो है हमें इसी चीज के स्टडी को बताता है. यानी कि ऑल्दो हमारा मीन, मीडियन और मोड सेम है, तब भी जो सिमेट्रिकल्स है, मीन, मीडियन, मोड सेम होने के बाद भी जो हमारा डेटा सेट होता है उसमें डिफरेंसेस होते हैं. उसी डिफरेंसेस को प्रोफेसर जो कार्ल पियर्सन थे उन्होंने कॉन्वेक्सिटी ऑफ कर्व को बताया था, और या फिर क्वार्टेसिस. कॉन्वेक्सिटी ऑफ कर्व का क्या मतलब है कि जो हमारा कर्व है जो बनकर आया है उसमें कितनी कॉन्वेक्सिटी है और वो कितना फ्लैट है या फिर कितना पीक पे है. देखिए, ये नॉर्मल है, ये फ्लैट है और ये पीक है, ये नॉर्मल है. ठीक है, तो जो भी हमें ये बताएगा कि हमारा कर्व कितना फ्लैट है, कितना उसमें पीक है और कितना नॉर्मल है, वही हमें क्या कहलाएगा, क्वार्टेसिस कहलाएगा. क्वार्टेसिस इनेबल अस टू हैव एन आइडिया अबाउट द फ्लैटनेस और पीकनेस ऑफ द कर्व. अब हमें ये समझना है कि क्वार्टेसिस होता है क्या है. क्वार्टेसिस जो है वो एक अनदर मेजर है. यानी कि कोई भी अगर हमें डेटा सेट गिवन है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करते हैं, ये एक तरीका है. और जो स्क्यूनेस जो होता है वो लैक ऑफ सिमेट्री को बताता है. यानी कि अगर हमारा स्क्यूनेस है तो वो बताता है कि पॉजिटिवली स्क्यूड है, ये नेगेटिवली स्क्यूड है. लेकिन जो क्वार्टेसिस है वो पीक को बताता है, यानी कि कितना ऊंचा है. ये हमारा स्क्यूनेस बता रहा है और ये हमारा क्वार्टेसिस बता रहा है. ठीक है, जब हम पीक की बात करते हैं तो हम क्वार्टेसिस की बात करते हैं.
अब हम जो पीक के बेस पे जितने भी फ्रीक्वेंसी कर्व होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लेप्टोक्योटिक, मीजोक्योटिक एंड प्लेटोक्योटिक। अब हम देखते हैं कि इन तीनों की शेप क्या होती है और इन तीनों के डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। देखिए, जो नॉर्मल कर्व होता है, जैसे कि ये वाला जो कर्व है हमारा, जो नॉर्मल कर्व है, ये बी वाला, इसको हम मीजोक्योटिक बोलते हैं, यानी कि ये नॉर्मल कर्व होता है। और एक ऐसा कर्व जिसमें बहुत ज्यादा पीक होती है या फिर नॉर्मल कर्व से ज्यादा पीक होती है, उसे हम लेप्टोक्योटिक बोलते हैं। और एक ऐसा कर्व जिसमें नॉर्मल कर्व से कम पीक होती है या जो रिलेटिवली फ्लैटर होता है, उसको हम प्लेटोक्योटिक बोलते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो सबसे ज्यादा हाइट का होता है उसको हम लेप्टोक्योटिक बोलते हैं, नॉर्मल को मीजोक्योटिक बोलते हैं, और जो नॉर्मल से फ्लैटर होता है हम उसको प्लेटोक्योटिक बोलते हैं। इसका हम फ्लैटर बोलते हैं, इसको हम पीक्ड कर्व भी बोलते हैं। ये इनके दोनों नाम हैं। इसको लेप्टोक्योटिक, पीक्ड कर्व दोनों बोल सकते हैं, मीजोक्योटिक नॉर्मल, प्लेटोक्योटिक फ्लैटर। एग्जाम में दोनों में से किसी भी टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हम कर्टेसिस को कैलकुलेट कैसे करते हैं और जो हमारा आंसर आता है उसको कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं। देखिए, जो मेजर ऑफ कर्टेसिस है वो गिवन होता है बीटा 2 के द्वारा, बीटा 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये जो हमारा एक कोफिशिएंट है ये हमें कार्ल पियर्सन ने दिया था, और जो वैल्यू ऑफ बीटा 2 इज इक्वल टू 3 अगर ये आ गया तो इसका मतलब ये मीजोक्योटिक कर्व है। ठीक है, और अगर बीटा 2 से बड़ा आएगा, यहाँ पे भी ये 2 लिखा हुआ है वो बीटा 2 है, जहां पे भी बीटा 2 ग्रेटर देन 3 होगा वो जो होगा ज्यादा पीक होगी, और अगर वो बीटा 2 से कम है तो उसमें प्लेटोक्रेटिक, यानी कि वो फ्लैटर होगा। देखिए, ये फ्लैटर है, ये नॉर्मल है, और ये, अगर मैं इसके आपको टर्मिनोलॉजी बताऊं तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो कोफिशिएंट है वो 3 से ज्यादा आता है, ग्रेटर देन 3 आता है, तो वो क्या है, हमारा लेप्टोक्योटिक है। और अगर बीटा 2 एग्जैक्ट 3 के इक्वल आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, वो कर्व क्या है, 3 से कम आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटोक्योटिक कर्व। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बीटा 2 जो 3 से ग्रेटर और 3 से लेस है तो उसको इंटरप्रिटेट कैसे करना है। अब देखिए, हमें ये क्वेश्चन गिवन है, अगर आपको याद होगा तो ये सेम क्वेश्चन हमने स्क्यूनेस में भी किया था। इस क्वेश्चन से हमने स्क्यूनेस को कैलकुलेट किया था, इसी क्वेश्चन से हम कर्टेसिस को भी कैलकुलेट करेंगे। एक्स और एफ हमें गिवन है, और जैसे मैंने आपको स्क्यूनेस में बताया था वैसे ही मैं बता देती हूँ कर्टेसिस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। बीटा 2 कर्टेसिस जो होता है उसको हम मूवमेंट्स के बेसिस पर ही कैलकुलेट करते हैं, यानी कि आपको मूवमेंट्स की नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मूवमेंट्स नहीं पढ़े हैं तो आप पहले जाके मूवमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में मिल जाएगा। कर्टेसिस का फॉर्मूला होता है बीटा 2 इज इक्वल टू मूवमेंट 4 अपॉन मूवमेंट 2 का स्क्वायर। ये हमारा बीटा 2 का कोफिशिएंट बीटा 2 निकल के आता है, और इसी तरीके से हम कर्टेसिस का दूसरा कोफिशिएंट निकालते हैं बीटा 2 माइनस 3, और ये जो हमारा गामा 2 आएगा इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि जो हमारा कर्व है वो मीजोक्रेटिक है, प्लेटोक्रेटिक है या लेप्टोक्रेटिक है। अगर आपको याद हो तो मैं साथ साथ स्क्यूनेस से भी इसका कंपैरिजन करते हुए चल रही हूँ। स्क्यूनेस में हम M1 और M3 का ज्यादा यूज करते थे, और जो हमारा कर्टेसिस है उसमें M3 का कोई यूज नहीं है। तो जब हम टेबल बनाएंगे तो हम M3 को कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, हम केवल M2 और M4 को ही कैलकुलेट करेंगे। अब मैं टेबल बनाती हूँ। सबसे पहले लिखती हूँ x, देन आई विल राइट f। x हमें गिवन है 2 3 4 5 6, f हमें गिवन है 9 11 6 3 1। अब हमें fx निकालना है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 11 13, 6 into 4 24, 5 3s are 15, 6 1s are 6, summation 30, fx 96. Arithmetic mean will be summation fx upon summation fi is equal to 96 upon 30 is equal to 3.2. अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कर्टेसिस का फॉर्मूला होता है, कर्टेसिस के फॉर्मूले में हमें M2 और M4 की ज़रूरत होती है। अब हम M2 को कैलकुलेट करेंगे। M2 को कैलकुलेट करने के लिए हमें xi माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसकी fi से मल्टीप्लाई xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर,
एक्स आई माइनस एक्स बार का 4, फिर एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का 4। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर का क्या मतलब है, यानी कि ये जो 2 है, इस 2 में से हम 3.2 को माइनस करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। 2 में से 3.2 को माइनस करेंगे तो -1.2 आंसर आएगा, और जब हम 1.2 को स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.44। सेम वे हम 3 में करेंगे, 3 माइनस 3.2, फिर उसका स्क्वायर करेंगे 0.04, 4 माइनस 3.2, फिर उसका स्क्वायर करेंगे 0.64, फिर हम 5 माइनस 3.2 करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो 3.24, फिर हम उसका स्क्वायर फिर हम 6 में से 3.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो 7.84। नेक्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर आया है उसमें फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। मैं इस टेबल को कंप्लीट कर लेती हूँ। 9 इंटू 1.44 12.96, 11 इंटू 0.04 0.44, देन 3.84 9.72 7.84। इन सबको अगर हम समेशन करेंगे तो हमारा समेशन आएगा 34.8। सेम वे हमें एक्स आई माइनस एक्स का 4 निकालना है, यानी कि यहाँ पे जो हम सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर रहे थे अब हमें उसकी पावर 4 करना है, यानी कि अगर हमारा -1.2 आया, 2 माइनस 3.2 करने के बाद अगर हमारा 1.2 आया तो -1.2 को अब की बार हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है, -1.2 -1.2 -1.2 इंटू -1.2। ऐसे ही हम क्या करेंगे, पांचों ऑब्जर्वेशन के लिए करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.0736 0.0016 0.4096 10.4976 and then 61.4656। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एक्स आई माइनस एक्स बार का पावर 4 आया है, अब हम सेम को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया था वैसे ही करेंगे। 9 इंटू 2.0736 इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 18.6624, देन 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.0176, उसके बाद में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करने के बाद 2.4576, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 31.4928, फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये सेम ही रहेगा 61.4656। अब हम इनका समेशन करेंगे तो 114.096। अब हमें क्या निकालना है, हमें जो क्वार्टरसिस का फॉर्मूला गिवन है उसमें हमें सेकंड मोमेंट और फोर्थ मोमेंट की जरूरत होती है। सबसे पहले हम सेकंड मोमेंट निकालेंगे, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर क्या गिवन है हमें, 34.8 डिवाइड बाई एन। एन कितना है 30, दिस इज एन, डिवाइड बाई 1.16। ये हमारा सेकेंड मोमेंट आ गया। अब हम फोर्थ मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार पावर 4 डिवाइड बाई एन। ये कितना गिवन है, ये हमने कैलकुलेट किया है 114.096 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 2.8264। हमने मूवमेंट्स को निकाल लिया है और मैंने आपको बता दिया है कि अगर फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन दोनों चीजें गिवन हो एक साथ तो हम उसमें किस तरीके से मूवमेंट को निकालते हैं। अब हमें मूवमेंट का कोफिशिएंट निकालना है, जिसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, β2 इज इक्वल टू m4 अपॉन m2 का स्क्वायर। हमारा जो फोर्थ मूवमेंट था कैलकुलेट करने के बाद वो आया था 3.8032, और हमारा जो सेकंड मूवमेंट कैलकुलेट करने के बाद आया था वो 1.16 स्क्वायर आया था। 3.8032 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.16 का स्क्वायर करेंगे तो 1.3456,
तो हमारा बीटा 2 आएगा 2.8264। लेकिन हमें क्या करना है, हमारा जो फाइनल आंसर निकलेगा वो गामा 2 से निकलेगा। और गामा 2 हम कैसे निकालते हैं, बीटा 2 माइनस 3 करके, यानी कि जो भी बीटा 2 आएगा उसमें से हम 3 को माइनस करेंगे। मूवमेंट वाले वीडियो में भी पढ़ाया हुआ है, अगर आपने मूवमेंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो समझना ही पड़ेगा, ये पूरा बेसिक है। जितना भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको पढ़ाया है वो सब क्रोनोलॉजी में पढ़ा जाएगा। सबसे पहले आप सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़िए, डिस्पर्जन को पढ़िए, स्क्यूनेस एंड कर्टेसिस को पढ़िए, तभी आपको ये पूरा जो टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का समझ में आएगा। इसीलिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाकर पढ़ के आइए। बीटा 2 हमारा गिवन है 2.8264 -3। अब देखिए ये 3 से छोटा है तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा -0.1736, क्योंकि हमारा y2 जो है वो नेगेटिव आया है, 0 आया है, नेगेटिव आया है, 0 से कम आया है, इसीलिए ये हमारा क्या होगा, प्लेटो क्वर्टिक। यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ, अगर ये जो y2 है ये हमारा 0 आ जाएगा तो ये मीजोक्वर्टिक हो जाएगा, यानी कि उसमें किसी भी तरीके का कोई भी कर्टोसिस नहीं है। और अगर ये y2 ग्रेटर देन 0 आएगा तो ये लैप्टोक्रेटिक हो जाएगा। मैंने जो आपको थोड़े टाइम पहले बीटा के फॉर्मूले से बताया था कि अगर बीटा 3 के इक्वल होगा तो वो मीजोक्रेटिक है, बीटा अगर 3 से ज्यादा होगा तो वो लैप्टोक्रेटिक हो जाएगा, और बीटा 3 से कम होगा तो वो प्लेटोक्रेटिक हो जाएगा। सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई करनी है, लेकिन इसमें क्या है, हम 3 से घटा रहे हैं। अब देखिए कोई भी अगर मीजोक्रेटिक है, मीजोक्रेटिक का मतलब क्या है कि बीटा 2 3, यानी कि 3 - 3 0, मीजोक्रेटिक हो गया। इसी तरीके से कोई भी एक ऐसा बीटा 2 का वैल्यू जो 3 से ज्यादा है, अगर ये 3 से ज्यादा होता तो ये पॉजिटिव होता तो वो लैप्टोक्रेटिक बन जाता। बात सेम है, चाहे आप बीटा से निकालें या गामा से निकालें, लेकिन जो एग्जाम्स होते हैं यूनिवर्सिटीज के उनमें प्रेफर किया जाता है कि हम गामा 2 को भी कंसीडर करें, इसीलिए हम गामा 2 को भी कंसीडर कर रहे हैं। मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन कराया था उसमें हमें केवल फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशंस गिवन थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। इस क्वेश्चन में हम किस तरीके से कर्टोसिस को कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको करके बताती हूँ। सबसे पहले तो हमें अरिथमेटिक मीन ही निकालना है। सबसे पहले तो हम क्लास इंटरवल लिखेंगे, फिर उसके बाद में xi, फिर fi, फिर fi xi, और मैं अभी इसी बार में ही सारे वो बना देती हूँ एक साथ। फिर xi माइनस x बार का स्क्वायर, क्योंकि हमें सेकेंड मोमेंट निकालना है। फिर fi xi माइनस x बार का स्क्वायर, फिर xi माइनस x बार का 4, फिर इसमें हम fi का मल्टीप्लाई करेंगे xi माइनस x बार का 4। अब हमें क्लास इंटरवल निकालना है। क्लास इंटरवल गिवन है 10 to 12, 13 to 14, 16 to 18, 19 to 20, 22 to 24। अब हमें xi निकालना है। xi कैसे निकालेंगे हम, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, 10 + 12 22, 22 डिवाइड बाई 11, 15 + 13 28, 28 डिवाइड बाई 2 14। अब यहाँ पे हमने देख लिया 3 3 का डिफरेंस हो तो हम 3 3 का डिफरेंस लिखते जाएंगे। 11 14 17 20 23। फ्रीक्वेंसीज हमें क्या गिवन है, 3 12 15 24 2। अब हम क्या करेंगे, fi और xi का मल्टीप्लाई करेंगे fi xi निकालने के लिए। 11 × 3 33, 14 × 12 168, 17 × 15 255, 20 × 24 480, 23 × 2 46। अब हमें यहाँ पे अरिथमेटिक मीन की जरूरत पड़ेगी, तो हम अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला सेम होता है, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। समेशन fi xi को हम ऐड करेंगे तो ये 982 होगा, fi 56, 982 डिवाइड बाई 56 इज इक्वल टू 17.5357। अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया है। हमें इसमें क्लास इंटरवल से जैसे ही xi निकाला तो ये सिंपल फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन बन गया है। अब हम क्या करेंगे,
कि ये जो xi है इसमें से 17.5357 को मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इसको स्क्वायर करेंगे। 11 माइनस 17.5357 जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। और अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ 42.7154, सेम वे 12.5012, 0.287, 6.0728, 29.8586 ये इस तरीके से आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लाई, यानी कि 3 12 की इसमें, 15 की इसमें, 24 की इसमें और 2 की इसमें। अब इनके मल्टीप्लाई करके जो भी आता है वो मैं फटाफट से लिखती हूँ। 128.1462, फिर हम 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 150.0144, फिर 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.305, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 145.7472, फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 59.7172। अब हम इन सब का समेशन करेंगे तो समेशन आएगा 487.93। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, अभी तक हम स्क्वायर कर रहे थे, जो भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके आएगी अब हम उसका पावर 4 करेंगे, यानी कि 11 माइनस 17.5357 जो भी वैल्यू आएगी उसके 4 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। आंसर आएगा 1824.6032। यही हम 14 के साथ करेंगे 156.2794, 17 के साथ करेंगे 0.0824, फिर हम 20 में सब्ट्रैक्ट करके करेंगे तो 36.8786, फिर 891.5345। अब हमारा ये xi माइनस एक्स बार का पावर 4 आ गया है। अब हम इसका क्या करेंगे, fi से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 का इसमें करेंगे, 12 का फिर रिस्पेक्टिवली जो हमें गिवन है हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 5473.8096, 1875.3528, 3528, फिर 1.236, 885.0864, 1783.069। इन पांचों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1018.5538। अब हमें क्या करना है, सेकंड मोमेंट निकालना है। सेकंड मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन fi xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। ये हमारा कितना आया था कैलकुलेट करके, 487.93 डिवाइड बाय 56 विच विल बी इक्वल टू 8.73। यहाँ पे मैं फोर्थ मोमेंट को कैलकुलेट करके बताती हूँ। m4 का फॉर्मूला क्या होता है, सेम फॉर्मूला है, बस पावर चेंज हो जाएगी, xi माइनस एक्स बार की पावर 4 अपॉन n। सोल्व करके क्या आया था, 10018.5538 डिवाइड बाई n 56। हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा m4 का, 178.9027। हमने m2 को निकाल लिया, m4 को निकाल लिया है। अब हम क्वार्टर्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जो एग्जाम होते हैं एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन को दिया जाता है कि या तो आपका कैलकुलेटर अलाउड होता है, और अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता तो इतना कम्बरसम नहीं होता है। आप अगर चाहें तो साथ साथ कैलकुलेट करते रहें, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से हमें m2 और m4 का वैल्यू लेना है और फिर क्वार्टर्सिस को कैलकुलेट करना है। क्वार्टर्सिस का फॉर्मूला क्या था, क्वार्टर्सिस का फॉर्मूला था β2 इज इक्वल टू m की पावर 4, मतलब फोर्थ मोमेंट अपॉन m2 स्क्वायर। फोर्थ मोमेंट क्या गिवन है हमें, 178.9027 डिवाइड बाई 8.713 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करके अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.3566। अब हमें क्या निकालना होता है, गामा 2 निकालना होता है। गामा 2 को हम कैसे निकालेंगे, β2
-3, बीटा 2 हमें क्या गिवन है 2.3566 -3, हमारा आंसर क्या आएगा -0.6434। ठीक है, अब क्योंकि ये नेगेटिव आया है तो ये क्या होगा प्लेटोक्रेटिक। मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ कि अगर ये माइनस आता है तो ये प्लेटोक्रेटिक है, और अगर ये y2 0 आता है तो वो मीजोक्रेटिक है, और ये अगर 0 से बड़ा आता है और पॉजिटिव आता है तो वो लेप्टोक्रेटिक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि बीटा 2 में 3 से कम और 3 से ज़्यादा का क्या मतलब है, और गामा 2 में इस पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 का क्या मतलब है। एग्जाम में दोनों ही कोफिशिएंट से पूछा जा सकता है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमें ये एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस, एग्जामिन द स्क्यूनेस एंड क्वार्टेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस और क्वार्टेसिस निकालना है। स्क्यूनेस निकालने का फॉर्मूला होता था बीटा 1 इज इक्वल टू थर्ड मूवमेंट का स्क्वायर अपॉन सेकेंड मूवमेंट का क्यूब। अब मैं यहाँ पे अलग से लिख लेती हूँ। फर्स्ट मूवमेंट 0 है, सेकेंड मूवमेंट 2.5 है, थर्ड मूवमेंट 0.7 है, फोर्थ मूवमेंट 18.75 है। ठीक है, तो थर्ड मूवमेंट हमें 0.7 गिवन है, इसका स्क्वायर करेंगे। सेकेंड मूवमेंट हमें 2.5 गिवन है, जिसका क्यूब करेंगे। इनको सॉल्व करने के बाद 0.031 आएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव है, मैंने आपको बताया था कि जो स्क्यूनेस होता है उसमें म्यू पे डिपेंड करता है, जो थर्ड मूवमेंट आता है उस पर डिपेंड करता है कि स्क्यूनेस पॉजिटिव है नेगेटिव। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि अगर हम मूवमेंट्स के बेस पे स्क्यूनेस करते हैं तो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव उसका थर्ड मूवमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर थर्ड मूवमेंट नेगेटिव हो जाता है तो वो पूरा स्क्यूनेस नेगेटिव हो जाता है। लेकिन इसमें थर्ड मूवमेंट पॉजिटिव है इसीलिए, और बीटा 1 जो है वो स्मॉल है इसीलिए ये क्या है स्लाइटली पॉजिटिवली स्क्यूड है, स्लाइटली पॉजिटिवली स्क्यूड हम इसको लिखेंगे। अगर हम इसे इसमें ही क्वार्टेसिस को कैलकुलेट करना चाहें तो उसका फॉर्मूला होता है बीटा 2 फोर्थ मूवमेंट अपॉन सेकेंड मूवमेंट का स्क्वायर। फोर्थ मूवमेंट हमें 18.75 गिवन है, सेकेंड मूवमेंट हमें 2.5 गिवन है, जिसका हमें स्क्वायर करना है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर एग्जैक्ट 3.0 आएगा। और मैंने आपको बताया था कि बीटा 2 अगर 3.0 हो जाता है तो वो हमारा क्या होता है मीजोक्रेटिक होता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, बीटा 2 अगर 3.0 हो जाता है तो वो मीजोक्रेटिक होता है, 3.3 से बड़ा आता है तो वो 3 से बड़ा हो जाता है तो वो प्लेटोक्रेटिक होता है। अगर बीटा 2 हमारा 3 से बड़ा है तो वो प्लेटोक्रेटिक होगा, और बीटा 2 3 से कम आता है तो वो हमारा लेप्टोक्रेटिक होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। आज की वीडियो में मैंने आपको क्वार्टेसिस को कंप्लीट कराया है, क्वार्टेसिस को कैलकुलेट कैसे करते हैं डिफरेंट डेटा सेट्स के साथ, और अगर डेटा सेट्स के अलावा हमें मूवमेंट्स गिवन है तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और उसको इंटरप्रिटेट कैसे करेंगे कि अगर हमें बीटा और गामा का वैल्यू दिया हुआ है तो हम कैसे बताएंगे कि वो किस तरीके का क्वार्टेसिस उसमें है। इसी के साथ हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो होलिस्टिकली कवर हो जाता है, और आज से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स खत्म हो गया है आपका। आने वाले वीडियोस में हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, मेरा कंटेंट आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इमीडिएटली वीडियोस मिलें। वीडियो पूरा देखिए और एंड में कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो में क्या क्या चेंजेस चाहिए, और इसमें इसको पॉजिटिव हो या नेगेटिव फीडबैक ज़रूर देकर जाइएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।